इंडिविजुअल कॉमन मैन उसको अपनी आंखों का अगर ख्याल रखना हो डेली बेसिस पे, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपको उसके लिए कुछ स्पेशल डाइट, स्पेशल लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना है। आपको क्या फॉलो करना है कि आप पहला तो अगर आपको चश्मा आ गया है वो बिना सर्जरी के नहीं उतर सकता है। देयर इज़ नो सुपर फूड, देयर इज़ नो सप्लीमेंट जो आपको चश्मा उतार देगा। उसमें ह्यूमन एरर का स्कोप नहीं है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के अंदर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट प्रिडिक्टेबल सर्जरी इन द एंटायर बॉडी। लेजिक सर्जरी के बाद नंबर वापस क्यों आता है? एंटी स्ट्रेन, एंटी यूवी, एंटी 50 तरीके की चीज़ें, तो क्या जेन्युइनली में ये लेंस एंटी एंटी होते हैं? कि जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें वो स्टेट करती हैं कि ब्लू कट ग्लासेस का कोई रोल नहीं है। क्या स्ट्रेस आंखों की रोशनी को इफेक्ट कर पाता है? कर सकता है। कहा जाता है कि ग्लाकोमा में मारिजुआना या गांजा कुछ करता है, तो जेन्युइनली में कुछ करता है? यार देखो ये ना, मतलब वो करता है लेकिन वो तो सर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट है वो इंडिया में कितना कमा लेते हैं, और जो सुपर स्पेशलिस्ट है वो कितना कमा लेते हैं? आंखें दिल की बात बताती हैं। आंखें हमें दुनिया दिखाती हैं, ये आंखें, और अक्सर हम इन आंखों का ही देख रेख भूल जाते हैं। सो वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से हम आपके लिए बेहतरीन वाले गेस्ट ढूंढ कर लेकर आएंगे। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, एंड दोज आर आवर आइज। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हमने बातें करी हैं पूरी आंखों को लेकर। क्या आई डोनेशन एक्चुअली सेफ है? क्या होता है आई डोनेशन के अंदर? एक नॉर्मल इंसान को अपनी आंखों का देख रेख कैसे करना चाहिए? क्या स्क्रीन गार्ड्स, क्या ब्लू कट लेंसेज जेन्युइनली में सेफ माने जाते हैं? क्या उनका कुछ फ़ायदा होता है? और आर वी जस्ट बीइंग रिप्ड ऑफ बाय द लेंस मेकर्स? एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कितना कमा लेते हैं? एक सुपर स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कितना कमा लेते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आज हमें आंसर देने आ रहे हैं। आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में इंस्टाग्राम पे, इन्हें कहा जाता है द रेटिना डॉक। ही इज़ एन MBBS फ्रॉम GMC पटियाला। ही हैज़ डन हिज MD यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी की स्पेशलिस्ट डिग्री इन्होंने करी है एम्स दिल्ली से। टुडे ही इज़ अ विट्रियो रेटिनल सर्जन। अभी ये काम कर रहे हैं I7 हॉस्पिटल्स में। बहुत ही इलस्ट्रियस कैरियर रहा है इनका, और आज ये स्पेशलिस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं डॉक्टर आशीष मार्कन, द रेटिना डॉक। डॉक्टर आशीष, वेरी वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर एक्चुअली कमिंग हियर। Dr. Ashish, I am a big fan of your page, the Retina Doc. All right, and I was actually we were talking. तो मैं भी टीम के साथ बात कर रहा था ना. We were not calling you Dr. Ashish. We were actually calling you the Retina Doc. All right. आई थिंक ये बड़ा सोच समझ के मैंने नाम रखा था अपना। जब when I started this page, तो everybody was like यार just write your name like Dr. Ashish Markan something. But because I deal only with retinal problems, so I just wanted कि कोई अगर by chance किसी को रेटिना की प्रॉब्लम है और वो गूगल सर्च कर रहा है रेटिना स्पेशलिस्ट, रेटिना डॉक्टर, सो समथिंग लाइक दैट शुड पॉप अप ऑन देयर इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो दैट इज़ वाई उधर से वो नाम आया, योर रेटिना डॉक्टर। एंड आई थिंक मैनी ऑफ माई जूनियर्स ऑप्थेल्मोलॉजी कोलीग्स दे नो मी बाय माई इंस्टाग्राम नेम ओनली, रेटिना डॉक्टर रेदर देन आशीष मार्कन। सो डॉक्टर साहब, मेरा अपना अगला सवाल जो है ये हमारा यंग डॉक्टर्स के लिए है, एंड ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम अपने गेस्ट से पूछें। तो सर आप ये बताएं कि दैट आपने एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी काम किया है, स्पेशलिस्ट, एंड एज अ सुपर स्पेशलिस्ट भी काम किया है। तो सर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट है वो इंडिया में कितना कमा लेते हैं, और जो सुपर स्पेशलिस्ट है वो कितना कमा लेते हैं? देखो, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो एक प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर आई थिंक दिल्ली जैसे शहर में दे कैन ईजिली अर्न 2 to 3 lakhs पर मंथ। एंड एक सुपर स्पेशलिस्ट मे बी डबल, एंड मे बी विद टाइम, मे बी आप सोचो कि 5 साल 10 साल के अंदर तो द स्काई इज़ द लिमिट। बट हाँ, ऑन एन एवरेज आई वुड से समवेयर अबाउट 3 to 5 lakhs 6 lakhs पर मंथ तो आराम से इंसान कमा सकता है। और सेकंड या थर्ड टीयर सिटी में वहाँ पे आई थिंक बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लेस, तो अगर वहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी कम भी हो जाती है तो इट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। बट आई थिंक नियर अबाउट सेम ही है, 50-60 हज़ार लाख कम कर लो बट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू लुक एट द नंबर्स तो आई थिंक Tier 1 cities में द नंबर्स आर द हाइएस्ट, एंड इवेंचुअली दे स्टार्ट टू डिक्रीज अ बिट।
in tier 2 tier 3 cities. But हाँ, if you practice your own, so then there is no limit. If you're working somewhere, then obviously there is a capping which happens. बट अपना खोल लिया, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, then there is no limit. फिर तो एक ऑप्थेल्मोलॉजी का सेटअप का क्या कॉस्टिंग आती होगी लगभग एवरेज? देखो, अगर एक बेसिक सेटअप आपने करना है, आई वुड से समवेयर बिटवीन 50 lakhs to 1 CR, एक अ वेरी बेसिक क्लिनिकल सेटिंग विद अ बेसिक OT. बट फॉर अ रेटिना सेटअप, बिकॉज द मशीन्स आर वेरी एडवांस्ड, तो उसमें द कॉस्टिंग वुड गो मे बी 3 CR 4 CR समथिंग लाइक दैट. और अगर लेजिक सेटअप बनाना हो तो? लेसिक सेट एक तो बेसिकली वही है, द मोर अमाउंट ऑफ मशीन्स यू कीप एडिंग, उसमें और CR आप ऐड करते रहो, है ना. इफ़ यू आर प्राइमरली जस्ट फोकसिंग ऑन अ लेसिक सेंटर, दैट वुड ऑल्सो समवेयर कॉस्ट यू आई थिंक 2 to 3 CR आराम से, नॉट लेस देन दैट. ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्वाइट काफ़ी ज़्यादा लर्निंग थी हमारे लिए भी ये. तो बॉस अब हम ना एक बार जनरल आई केयर पे आते हैं. आपने इतने सालों आँखों के साथ काम किया, आपको पता है कितनी प्रेशियस होती है हमारी आँखें. तो आज अगर एक आम आदमी है, इंडिविजुअल कॉमन मैन, उसको अपनी आँखों का अगर ख्याल रखना हो डेली बेसिस पे, तो उसे किस चीज़ों का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, मैं अपने हर एक पॉडकास्ट में अपने हर एक पेशेंट को यही बताता हूँ कि हमारी आइज़ वो अपना खुद का ख्याल खुद से रख लेती हैं. आपको उसके लिए कुछ स्पेशल डाइट, स्पेशल लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना है. आपको क्या फॉलो करना है कि आप एनुअल चेकअप ज़रूर कराते रहिए आइज़ का. उस एनुअल चेकअप में क्या होगा, सिर्फ एक विजन लिया जाएगा आपकी आइज़ का, एक प्रेशर लिया जाएगा, एक बेसिक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम देख लेंगे कि आपके इंटीरियर सेगमेंट जो आई का है वो नॉर्मल है. फिर एक डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन होती है जिसमें एक नॉर्मल रेटिना चेकअप किया जाता है. हाँ, प्रोवाइडेड आपको कुछ सिस्टेमिक बॉडी में इश्यूज़ हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सब जो बीमारियां हैं ये दे मेक यू मोर प्रोन टू आई डिजीजेस. उसमें आपको पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है. उन केसेस के अंदर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आई डॉक्टर को मिलना है, और अगर आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो रेगुलरली फॉलोअप करना है. वही मेन है. आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करोगे तो पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करोगे, पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अदरवाइज जस्ट एनुअल चेकअप. उसके अलावा कोई सुपर फूड्स नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि घास पे चलने से नज़र बढ़ जाएगी, उस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये कहा जाता है कि आजकल बड़े हेल्थ सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या ये हेल्थ सप्लीमेंट्स आई केयर के लिए इफेक्टिव होते हैं? देखो, आई केयर एक ये ना बड़ी ब्रॉड सी टर्म है. अब लोग ये पूछते हैं कि हम ये सप्लीमेंट्स लेंगे इससे हमारी विजन इंक्रीज कर जाएगी, हमारा चश्मा उतर जाएगा. पहला तो अगर आपको चश्मा आ गया है वो बिना सर्जरी के नहीं उतर सकता है. देर इज़ नो सुपर फूड, देर इज़ नो सप्लीमेंट जो आपको चश्मा उतार देगा. देर इज़ नो सुपर फूड, देर इज़ नो सर्जरी जो आपकी विजन पोटेंशियल इंक्रीज कर देगी. अगर आज की डेट में आपका विजुअल पोटेंशियल 6/9 है ऑन द विजुअल चार्ट, वी कांट मेक इट 6/9, 6/6, 6/5. अब भगवान ने किसी को अगर हाइट 5 फीट 2 इंच दी है, वो 6 फीट नहीं हो सकती. उसी तरह से किसी का जो विजन पोटेंशियल है वो उससे ज़्यादा विजन हम नहीं ला सकते हैं. इसी तरह से आप नज़र बढ़ा नहीं सकते हो ये सप्लीमेंट्स लेके. हाँ, आपको आई में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ऑब्वियसली वी कैन गिव दिस सप्लीमेंट्स टू डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, बट वो डिजीज़ को आने नहीं देगा, ऐसा नहीं होता. और हमें क्या डेली लाइफस्टाइल चेंजेस रखने चाहिए ताकि हमारी आंखें अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकें? देखो, मैं पहले भी यही बता रहा हूँ कि इसमें कोई पर्टिकुलर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है ना. अगर आप योगा कर रहे हो, योगा करिए, एक्सरसाइज कर रहे हो वो करिए, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी. बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली आपको जो ऑकुलर सर्कुलेशन है, जिस तरह से आपको हार्ट में सर्कुलेशन अच्छी चाहिए, ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छी चाहिए, किडनीज को अच्छी चाहिए, उसी तरह से आइज़ में अगर आपकी जो सर्कुलेशन है वो अच्छी चल रही है, दैट वुड हैपन अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है. उसमें सब कुछ आ जाता है, XYZ, ऑल द सुपर फूड, मतलब नॉट द सुपर फूड मीन द गुड हेल्दी डाइट. आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, यू हैव अ गुड स्लीप, आप स्मोक नहीं कर रहे, बहुत क्रॉनिक ड्रिंकिंग, अल्कोहल की आपको प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक योर आइज विड रिमेन हेल्दी. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. अभी आपने बात करी लेजिक की, तो क्या लेजिक सेफ है? आई मीन सेफ तो है क्योंकि मैंने खुद करा रखा है, बट लेजिक किसको कराना चाहिए? एंड आजकल कितने तरीके के लेजिक चल रहे हैं मार्केट के अंदर? देखो, जो लेसिक या रिफ्रैक्टिव सर्जरी है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी ऑफ द एंटायर ह्यूमन बॉडी. अगर आप पूरी बॉडी की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी सर्जरी जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल है कि सर्जन बोलेगा कि इसका ये आउटकम आएगा ही आएगा, वो लेसिक सर्जरी ही है. अच्छा, ऐसा पूरी क्यों? पूरी बिकॉज द एंटायर सर्जरी इज मशीन बेस्ड.
उसमें सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करके लेज़र ने खुद आपकी मशीन आई के अंदर उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव स्टेटस आपका चेंज करना है, तो द रिजल्ट्स बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल। वो उसमें ह्यूमन एरर का स्कोप नहीं है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के अंदर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट प्रिडिक्टेबल सर्जरी इन द एंटायर बॉडी। देखो जो सर्जरी है ये तो बेसिकली आपकी पर्सनल मोटिवेशन पे है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चश्मा क्यों पहनते हो, है ना, वो मेरी अपनी मोटिवेशन है। इफ़ यू फील वेरी मॉर्बिड कि आप बिना चश्मे के काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कॉस्मेटिक रीजंस हैं, यू कैन डेफिनेटली गो हैड विद सर्जरी। लोगों को मेडिकल के लिए करवाना पड़ता है। अब किसी का चश्मे का नंबर -8 है, ही इज़ अ स्पोर्ट्स प्लेयर, वो बिना चश्मे के नहीं खेल पा रहा है, मतलब उसको चश्मा लगाना भी उसके लिए मुश्किल है, ही कैन गेट द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो इसमें बेसिकली सूटेबिलिटी है आपकी कि नहीं, उसके लिए हमें कुछ आई के टेस्ट करने पड़ते हैं। एंड इफ़ यू आर सूटेबल, आपके वो कॉर्नियल थिकनेस वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, देन ऑब्वियसली यू कैन गेट दी सर्जरीज डन। सो कुछ ऐसा कहा जाता है कि किसी का -3 या -4 नंबर हो, उसी को जाना चाहिए? नहीं, यू कैन इवन गेट दी सर्जरीज एट अ लेसर नंबर ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितना मैक्सिमम नंबर होता है लाइक माइनस के अंदर जो करवा सकते वी हैव हैं? सीन पेशेंट्स विद -20 -25 ऑल्सो। अच्छा। बट जो लेसिक सर्जरी है उसकी एक अपर लिमिट है, दैट इज यूजुअली डन टिल अ रेंज ऑफ -6 -7 -8 समथिंग लाइक दैट। उसके ऊपर नहीं करते हैं। उसके ऊपर देन देयर आर अदर टेक्निक्स, उसमें ICL सर्जरी बोलते हैं उसको, उसमें आँख के अंदर लेंस डल जाता है, दैट कैन करेक्ट अ वेरी हाई पावर्स, वो कर सकते हैं। लेजिक सर्जरी के बाद नंबर वापस क्यों आता है? जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है आपकी, किसी को माइनस का नंबर है, किसी को प्लस का नंबर है, वो आपकी ऑकुलर शेप की वजह से है। किसी का कॉर्निया फ्लैट है, किसी का कॉर्निया स्टीप है। अब जब हम सर्जरी करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे वो करेक्ट हो जाता है एंड मोस्टली नंबर आपका मतलब नहीं बढ़ता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। बट बिकॉज विद एजिंग आपको कैटरेक्ट भी हो रहा है, आपके लेंस के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपका रिफ्रैक्टिव स्टेटस आई का चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपकी कॉर्निया की शेप भी धीरे धीरे विद एज हल्की फुल्की चेंज हो सकती है। बट दैट डज नॉट मीन कि सबको नंबर आएगा ही आएगा। कई बार थोड़ा बहुत नंबर आता है विच इज़ क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो क्लिनिकली आप नहीं भी चश्मा लगाओगे तब भी आपका काम चल जाता है। तो थोड़ा बहुत नंबर तो देखो ऊपर नीचे, आफ्टर लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स थोड़ा बहुत रिग्रेशन हो सकता है, बिकॉज योर ऑकुलर स्ट्रक्चर दे कीप चेंजिंग देयर शेप। तो मेरा नंबर आया वापस आई थिंक 5 या 6 साल बाद, मेरा 0.5 आ गया वापस। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू। अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी आपका काम चल रहा होगा, चल जाएगा। डज नॉट मेक मच डिफरेंस। लेकिन मैं बॉस अपनी एक पर्सनल बात कहूँगा यहाँ पे, तो जैसे मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि आई एम ऑन लैपटॉप 7 to 8 10 hours a day, so my eyes, if I'm not wearing my specs, is not able to focus clearly. इसका क्या रीज़न है? सी दिस इज बिकॉज पहले बात तो ये है कि जब आप लगातार स्क्रीन पे रहते हो ना, तो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन नाम की एक प्रॉब्लम है, वो हो जाती है। बिकॉज योर मसल्स आर कॉन्टीन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ अकोमोडेशन, वो स्पैजम में है, लगातार एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस वजह से आइज में स्ट्रेन पड़ता है। प्लस जब आप चश्मा लगा लेते हो आपकी अकोमोडेशन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। आप नहीं लगाओगे तो वो स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। आप चश्मा लगा लेते हो, वो अकोमोडेशन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, सो यू आर एबल टू सी दिस थिंग्स, या नियर वर्क आप जो है वो लंबे टाइम के साथ कर सकते हो। इसीलिए हम अपने हर पेशेंट, जो भी लोग आ रहे हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मोर देन 10 आवर्स 12 आवर्स, उनको हम यही बोलते हैं कि आपको कॉन्टीन्यूसली तो काम नहीं करना है ना। आप बीच बीच में हर 20-25 मिनट के बाद एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए यू टेक सम रेस्ट, बिकॉज यू आर कॉन्टीन्यूसली लुकिंग ऑन द स्क्रीन। आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, ब्लिंकिंग रेट कम होने की वजह से आइज़ में ड्राइनेस बन जाती है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, हैवीनेस, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेडनेस, ये सब हो सकता है। तो आप कॉन्टीन्यूसली लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करो। तो आई थिंक ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, एंड फिर आप स्क्रीन्स वगैरह, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर नाउ, उसके बिना किसी का काम चल नहीं रहा है। तो बट कुछ प्रिकॉशंस ये लीजिए, रेगुलरली अपने आई डॉक्टर को दिखा लो, आई थिंक देन यू गुड टू गो। आपके हिसाब से आपने ऑफ कोर्स आजकल सारे लेंसेज, मैं भी जब बनवाने जाता हूँ अपना, तो चश्मे के साथ साथ जो लेंस है, लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, एंड दे गिव यू सो मैनी थिंग्स कि इसमें ब्लूइश कट है, ये एंटी स्ट्रेन, एंटी यूवी, एंटी 50 तरीके की चीज़ें। तो क्या जेन्युइनली में ये लेंस एंटी होते हैं? देखो मैं इसमें सिर्फ साइंस की बात करूंगा, है ना। जो मार्केट में चल रहा है वो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, बट बात ये है कि जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, वो क्लियरली अपनी प्रेफर्ड प्रैक्टिस पैटर्न की जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें वो स्टेट करती हैं कि ब्लू कट ग्लासेस का कोई रोल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन अकेडमी कह रही है, एंड दे आर द पायनियर। मतलब वो जो बोलते हैं, मतलब वो अल्टीमेट चीज़ है, उन्होंने रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक बातें करते हैं, वो वही हम करते हैं। बिकॉज देखो ब्लू कट ऐसा नहीं है कि वो लाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ब्लू कट को आप ब्लॉक कर दोगे तो उससे आपको स्ट्रेन कम होगा।
वो साइंटिफिकली नहीं देखा गया है। इसी तरह से कोई एंटी ग्लेयर कोटिंग हो गई, ऑल दोज थिंग्स दे डू नॉट मेक मच डिफरेंस इन योर डेली प्रैक्टिस, मतलब आपको इतना डिफरेंस महसूस नहीं होगा। हाँ, यूवी कोटिंग जो है, यूवी कोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप यूवी कोटिंग के सन ग्लासेस यूज़ कर रहे हो या फिर आपके नॉर्मल ग्लासेस के ऊपर भी यूवी कोटिंग है, दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू, बिकॉज यूवी रेज जो हैं जैसे यूवी ए, यूवी बी, वो आपकी आइज़ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर सकती हैं, कैटरेक्ट कर सकती है, टेरिजियम कर सकती है, एज रिलेटेड डीजनरेशन को बढ़ा सकती है। तो जब आप यूवी कोटिंग वाले ग्लासेस यूज़ करते हो, दे आर हेल्पफुल। अदर्स आई थिंक देर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स एंड नथिंग मच, नॉट वेरी कंक्लूसिव एविडेंस कि उनका कुछ यूज़ है। सो जो पोलराइड ग्लासेस आते हैं, द पोलराइड सनशेड्स एंड एवरीथिंग, सो आर दे हेल्पफुल? या पोलराइड्स आर डिफरेंट। सनग्लासेस अगर गुड क्वालिटी सनग्लासेस ले रहे हो जो लाइट को पोलराइज कर रहे हैं या फिर यूवी लाइट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, दे डेफिनेटली दे वर्क गुड। एंड So should an individual actually invest in a good pair of sunshades? या दे शुड। अब सरोजनी वाले और उसमें तो फ़र्क रहेगा, एंड डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में पता लगेगा। वो आप एंड आई वुड से कि मतलब कि उनको चेक करने के लिए कई बार कंक्लूसिवली आप नहीं बता सकते हो, बट ऑब्वियसली इफ यू बाय अ गुड पेयर ऑफ सन ग्लासेस, डेफिनेटली दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी यूवी कोटिंग, एंड आप उसको चेक भी करवा सकते हो थ्रू एन ऑप्टिशियन शॉप की यूवी कोटिंग कैसी है उसमें, एंड इफ़ यू फील दैट इट इज़ वेयरिंग आउट, यू शुड चेंज योर सन ग्लासेस। बॉस, अभी हम लेंस की बात कर रहे थे तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? सी आई नो थोड़ा सिली क्वेश्चन है, बट ये जनरल ऑडियंस के बहुत लिए मैं लोगों बता को रहा नहीं हूँ। पता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, दैट इज बेसिकली पैरामेडिकल ब्रांच, दे आर नॉट क्लिनिशियंस, दे बेसिकली डील विद पैरामेडिकल स्टफ, ठीक है। जैसे अब ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड देयर आर फिजियोथेरेपिस्ट, है ना। सिमिलरली देयर आर आई डॉक्टर्स एंड देयर आर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट डू बेसिक ocular examination, and they basically deal with these lenses, refraction, they do some machine based work, बट जो क्लिनिकल पेशेंट सिनेरियो है, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देनी है, मेडिसिन लिखनी है, सर्जरीज करनी है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है। जो ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, दैट इज बेसिकली BSc MSc, एंड आई डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू डू MS MD DNB समथिंग लाइक दैट। वो सब बातें काम सबसे जो प्रेवलेंट है हमारे देश में, विच इज़ कैटरैक्ट। आज अगर एक इंडिविजुअल को कैटरैक्ट जैसे बीमारी से बहुत दूर होना है, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो बहुत दूर नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली होना है। वो नहीं पॉसिबल है। अब आप बोलो कि मेरे को अपने बाल हमेशा के लिए काले चाहिए, या फिर आई डोंट वांट ग्रेइंग ऑफ माय हेयर, आई डोंट वांट रिंकलिंग, दैट इज नॉट गोना हैपन, राइट? क्योंकि एज तो होगी, यू कैन, द डे ह्यूमंस विल बी एबल टू रिवर्स एज, उस टाइम पे कैटरेक्ट भी रिवर्स हो जाएगा। जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस हैं जो, बट कैन लाइफस्टाइल चेंजेस नॉट इफेक्ट कैटरैक्ट टू नॉट कम अर्ली? लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस द प्रोग्रेशन। मतलब अगर आपको वो कैटरेक्ट 60 इयर्स की एज में होना था, दैट माइट बी डिलेड, वो 65 में हो जाएगा, 70 में हो जाएगा। वी हैव सीन पेशेंट्स जो 90 इयर्स के भी हैं जिनको कैटरेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दे हैड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। बट आई वुड नेवर से कि देयर इज एनी थेरेपी, देयर इज एनी टेक्निक जिससे हम कैटरेक्ट को रोक सकें या फिर उसको रिवर्स कर सकें, वो नहीं हो सकता है। आज कैटरैक्ट को घर पे डिटेक्ट करने का कोई तरीका है? कैटरेक्ट को घर पे डिटेक्ट करने का ये तरीका है कि आप आफ्टर पर्टिकुलर एज, लाइक आफ्टर 50-60, आपको वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसको डायग्नोज तो नहीं कर सकते हो, बट आपको विजुअल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको चीज़ें ब्लरी दिख रही हैं, आपको इवनिंग में ड्राइविंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको लाइट वगैरह थोड़ी फटी हुई लग रही है, आपको चेहरा पता तो लग रहा है कि कोई खड़ा है बट बहुत ब्लर हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो विजुअल क्लूज हैं कि विच विल गाइड अस या विच विल गाइड यू कि यू गो टू अ आई डॉक्टर, एंड देन वी कैन एग्जामिन एंड सी कि हाँ ये कैटरेक्ट है कि किसी और कारण की वजह से। कैटरैक्ट का आज के दिन पे यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है? We do cataract surgery. So basically it is a phacoemulsification. It is like a microincisional surgery. Just 2.2 millimeter cut से we do the phacoemulsification, पूरा cataract remove कर देते हैं, and then we implant an artificial lens. चलो मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला ना, कि बॉस कहा जाता है कि ग्लोकोमा में मारिजुआना या गांजा कुछ करता है, तो जेन्युइनली में कुछ करता है? यार देखो ये ना, मतलब वो करता है लेकिन वो क्लिनिकली नहीं है, मतलब उसको क्लिनिकली हम नहीं बोलते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स दे आर नोन टू बी न्यूरोप्रोटेक्टिव। बेसिकली जो ये चीज़ें हैं मारिजुआना वगैरह, दे आर न्यूरोप्रोटेक्टिव,
cannabis and all these things. And it is a proven thing कि cannabis is neuroprotective. And glaucoma क्या कर रहा है, वो basically neural damage कर रहा है, आपकी optic nerve को damage कर रहा है. तो in some ways it is neuroprotective, but वो अब ग्लूकोमा जो है इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल. आई वुड नॉट से कि अब प्रेशर, ग्लूकोमा के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक है कि न्यूरल डैमेज हो रहा है, बट आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से भी न्यूरल डैमेज हो रहा है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी न्यूरल डैमेज हो रहा है. तो हाँ, अब लेकिन हम कभी भी पेशेंट्स को ये नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई आपको ग्लूकोमा है तो आप ग्लूकोमा की मेडिसिन ना डालो और आप marijuana या वीड स्टार्ट कर दो. हाँ, बट डेफिनेटली दे हैव अ न्यूरोप्रोटेक्टिव रोल, बट वी डू नॉट यूज इट इन आवर रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस. आपने तो बच्चों को भी देखा होगा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, तो क्या आपने देखा कि आजकल बहुत यंग बच्चों के अंदर चश्मे लग रहे हैं? ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ. आई थिंक आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस आल्सो ऑन दिस कि इंडिया इस टाइम पे 2 एपिडेमिक फेस करेगा आने वाले टाइम में, 2020 ये 2050 तक. एक तो है मायोपिया और दूसरा है डायबिटीज़. जो मायोपिया है, जो कि बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है, इंडिया राइट नाउ बाय 2050 आई थिंक एवरी सेकंड किड या हर एक बच्चे को मोटा चश्मा लगने वाला है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है. और दूसरा है डायबिटीज़. राइट नाउ इंडिया इज़ नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एवरी 1/3 पर्सन इज़ डायबिटिक, एंड उस डायबिटीज़ की वजह से आपके पर्दे में दिक्कत आती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. तो 2050 तक अगर ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिक्स किसी डिजीज़ से भरने वाले हैं, वो एक तो मायोपिया है कि जिनको मोटा चश्मा है और उस मोटे चश्मे की वजह से पर्दे में दिक्कत आ रही है या फिर लोगों को चश्मा उतरवाना है, और दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी. आपके हिसाब से एक पेरेंट के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए कि उनके छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतने देखो, मोटे मैंने चश्मे तो ना ये लगे? इतनी बार बताया, ये भी मैंने बहुत बार बताया है कि प्लीज़ 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 स्टे, मेक योर किड्स स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स. वो तो ये तो हो ही नहीं सकता. नहीं, वो हो सकता है. आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स जिन्होंने घर पे स्क्रीन्स यूज़ करनी बंद कर दी हैं, जस्ट दैट बिकॉज अगर वो करेंगे तो बच्चे भी इंसिस्ट करेंगे. एंड दूसरा, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाओ, है ना. मेक देम प्ले इन प्ले ग्राउंड, स्विमिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग लाइक दैट, एटलीस्ट 1 to 2 hours. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी स्टडीज़ बोलती हैं, है ना. ये मैं कुछ मन से नहीं बना रहा हूँ, कोई गप नहीं है, ये साइंटिफिक डाटा है. एवरीबडी, देर इज हेल लॉट ऑफ रिसर्च विच हैज शोन कि स्टूडेंट्स who do more of outdoor activities, children who are involved in more of outdoor activities, they tend to get lesser myopia. And जिन लोगों को इंडोर काम ज़्यादा है, स्क्रीन्स पे ज़्यादा है, they have a potential to develop a very high spectacle power. आई थिंक आपके जब प्रैक्टिस करते हो तो आई थिंक आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग पेशेंट्स जो गूगल या सोशल मीडिया पे ये देख कर आते हैं कि आँखों में रोज़ वाटर, प्याज का रस डालो तो आंखें बेटर होती है. आपको मिली है ऐसी? भाई ये तो तुमने सिर्फ 2 बातें बताई हैं. आई सी दीज पेशेंट्स एवरी डे, नॉट जस्ट रोज़ वाटर हो गया, हनी हो गया, आंवले का रस हो गया, पता नहीं प्याज, धनिया, पुदीना सबको मिला के उसका रस हो गया. मतलब कि लोगों को लगता है कुछ भी हर्बल है वो आँख में डाल लो उससे आंखें ठीक हो जाएंगी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो कितना डेंजरस हो सकता है. इतना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है हमारा आँख, सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है. उसके जो इतने माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं, दे कैन ईजिली गेट डैमेज्ड. आप डायरेक्ट, आई हैव इवन सीन पीपल पुटिंग हॉट ऑयल इन देयर आइज. आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, सम नेत्र तर्पण और समथिंग, एंड दे से एंड दे बिलीव कि उससे विजन इंक्रीज कर जाती है, विच हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस. उनके अकॉर्डिंग कुछ भी डालोगे आई की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. कैटरेक्ट भी ठीक हो जाएगा, ग्लूकोमा भी ठीक हो जाएगा, रेटिना भी ठीक हो जाएगा आँख में तेल डालने से. मतलब हर एक बीमारी का कॉज अलग है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, उसकी पैथोजेनेसिस अलग है, एंड आप ट्रीट उसको एक सिंगल ऑयल डालने से कर रहे हो. कोई शहद डाल रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कुछ डाल रहे हैं. एंड आई थिंक इससे तो आंखें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई होंगी ना हॉट ऑयल डालने से. तो मतलब आई थिंक दैट इज, आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड सच पेशेंट्स, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि वो थोड़ा ल्यूक वार्म टाइप का ऑयल होता है, विच दे आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आईज एंड देन दे पुट द ऑयल. बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि पूरी तरह से आईज बंद तो नहीं हो सकती, कुछ ऑयल विल ऑलवेज सीप इनसाइड एंड दैट कैन कॉज डैमेज. आप देखते हो पेशेंट्स आते हैं, सो बढ़ती हुई एज के साथ एक पेशेंट को आंखों में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? एज रिलेटेड सबसे पहले जैसे हमने बात करी, कैटरेक्ट हो सकता है. दूसरा क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली होती है जिसको विट्रस जेल बोलते हैं, वो विद एज लिक्विफाई करनी स्टार्ट कर देती है. जब वो जेल लिक्विफाई करती है तो वो कई बार रेटिनल डिटैचमेंट कर सकती है, तो एज रिलेटेड आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है. इसी तरह से आपके जो पर्दे के सेल हैं वो धीरे धीरे विद एज डीजनरेट कर सकते हैं, उसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं.
इसी तरह से आपको आसपास की आपकी लिड वगैरह की टिश्यू जो है वो लूजन अप हो सकता है, आपको टोसिस हो सकता है, विच आर लिटिल ऑफ अ कॉस्मेटिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो हो सकती हैं। बट विजन थ्रेटनिंग या विजुअली चैलेंजिंग जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली यही हैं कि आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट इज मोस्ट कॉमन, जो अबाउट 70 to 80% पेशेंट्स को विद एज कैटरेक्ट ही होता है। हम अपने रिसर्च में पढ़ रहे थे कि आजकल लोगों ने आंखों में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करानी शुरू कर दी है, क्या वो तो सेफ है? भाई वो तो आई थिंक दैट इज मोस्ट अनसेफ थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। आई हैव सीन पेशेंट्स पुटिंग स्क्लेरल टैटूज, किसी हाथ टैटू करा दिया था आंखों में। किरेटो पिगमेंटेशन कर रहे हैं, वो अपने आइरिस का कलर चेंज करवा रहे हैं। अब समझो ना, आइरिस का कलर चेंज तो हो नहीं सकता। आपका जैसे ब्राउन है, मेरा ब्राउन है, यू वांट टू मेक इट ग्रीन, वो ग्रीन ऐसे नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं, वो कॉर्निया में एक पॉकेट बना रहे हैं। ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, वो कॉर्निया में एक पॉकेट बना रहे हैं और उसके अंदर कलर फिल कर रहे हैं। उसमें वो दे फिल द कलर विद ग्रीन कलर, वो एक एनुलर रिम बना दी, तो वो दूर से देखने में ग्रीन लगती है। बट अब उसमें कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपने कॉर्निया काट दिया बेवजह, जो एक नेचुरल भगवान ने आपको दिया, आपने उसको कटवा के उसमें इंक भर दी। उसके बाद दूसरा, अब किसी अगर बाई चांस किसी को आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी रेटिना में, उसके लिए हमें प्यूपिल डायलेट करके देखना पड़ता है। अब वो डायलेट करके हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉर्निया जो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, आपने उसको ग्रीन बना दिया है। तो एंड फ्यूचर में अगर किसी को कोई सर्जरी करवानी है, वो सर्जरी नहीं करा सकते आई की। तो मतलब यंग एज के अंदर तो लोग बहुत, आई थिंक अभी यहाँ पे तो बहुत कम है, ये टर्की वाली साइड, टर्की हो गया, यूके की साइड में, यूएस की साइड में, वहाँ पे ये लोग बहुत करा रहे हैं। लाइक I think there are clinics which are full of patients who want to get cosmetically they want to get their eye color changed। ये जो white of the eye है sclera, उसमें वो लोग pigments और tattoos बनवा रहे हैं, कुछ कुछ करवा रहे हैं। eyelash extensions तो चलो बड़े common है, but they are also I think very unsafe। एक नए तरह के contact lenses हैं जिनको doll like contact lenses बोलते हैं, वो that makes your eyes look very bigger, बड़ी बड़ी दिखती हैं। they are also very dangerous, they are very ill fitted contact lenses। वो जापान कोरिया वाली साइड बहुत common है। थैंकफुली भी इंडिया में इतना वो ट्रेंड आया नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जिस हिसाब से सबको दिख रहा है नेक्स्ट 5-10 years दैट इज डेफिनेटली इनटू द मुझे लगता है इंडिया में आज भी सोशल प्रेशर इतना कि कोई अगर ऐसी हरकतें करेगा ना तो और मम्मी पापा से इतनी डांट खा लेगा कि वो चुपचाप बैठ जाएगा साइड में। हाँ, बट आई थिंक हो जाएगा स्टार्ट। पेशेंट्स आर स्टार्टेड टू कम इन विद देयर क्वेरीज कि सर कलर चेंज कर सकते हैं ये वो। देन आई टेल देम कि देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद इन लाइफ, है ना, ये सब चीज़ें मत करवाओ। आपके हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस कितने सेफ होते हैं? सी कॉन्टैक्ट लेंसेज उतने सेफ हैं जितना आप उनको सेफली यूज़ कर सकते हो, है ना। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज अदरवाइज फॉर पेशेंट्स जो मोटा चश्मा नहीं लगाना चाहते, जो सर्जरी नहीं कराना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोवाइडेड आप उनका हाइजीन का ध्यान रख रहे हो। आप उनको बहुत एक्सटेंडेड वेयर के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, आप रात को पहन के नहीं सो रहे हो। इसी तरह से जो उसका कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन है उसको टाइमली चेंज कर रहे हो। आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी डॉक्टर को दिखा के ले रहे हो, कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट से ले रहे हो, रैदर देन ओवर द काउंटर बाय नहीं कर रहे हो, जो कि इल फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकते हैं। तो आई थिंक दे आर प्रीटी डिसेंट थिंग एंड उसको आप यूज़ कर सकते हो सेफली, प्रोवाइडेड आप उनका ख्याल रख रहे हो। अगर आप बहुत अगर उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हो देन डेफिनेटली वो आपकी आइज़ में प्रॉब्लम कर सकता है। डॉक्टर साहब, जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करते हैं आपकी आंखों में? जेनेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं आई के अंदर। रेटिना में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंजेनिटल डीजनरेशंस हैं, कंजेनिटल रेटिनल डिजीज़ हैं, कंजेनिटल कैटरेक्ट्स होते हैं, एंड इवन कॉर्निया में भी प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिक की वजह से होती हैं। बट जो अभी हम मोस्ट कॉमनली देख रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो मायोपिया है। जैसे जिन पेरेंट्स को बहुत मोटा चश्मा है उनके बच्चों में भी बहुत टेंडेंसी होती है कि उनको मोटा चश्मा आ सकता है, तो वो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से ग्लूकोमा भी एक ऐसी बीमारी है जिसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, किसी को फैमिली में हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, तो आप में ग्लूकोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार बात करते हैं आई डोनेशन की। आई थिंक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, बट आई थिंक दिस टॉपिक नीड्स टू बी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं तो अमिताभ बच्चन जी की ऐड याद है कि आंखें ज़रूर डोनेट करें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आई डोनेशन जो है, पहली बात तो ये है कि आई डोनेशन में पूरी आई डोनेट नहीं होती है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। किसी को आंख में चोट लग गई, आंख छोटी हो गई, दे वांट कि कोई भी आके हमें आई डोनेट कर देगा। आई डोनेशन में सिर्फ आपका कॉर्निया चेंज किया जाता है, इट इज़ जस्ट द कॉर्नियल डोनेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक जिंदा इंसान, लिविंग पर्सन कैन नॉट डू आई डोनेशन। आई डोनेशन सिर्फ आफ्टर लाइफ ही हो सकती है। वंस द पर्सन इज डेड, उसके बाद हम कॉर्निया उसमें से रिट्रीव कर लेते हैं। एंड
थर्ड थिंग, इंडिया राइट नाउ इज एट अ क्रंच. यहाँ पे जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है उनकी वेट लिस्ट बहुत लंबी है, एंड जो कॉर्नियल टिश्यू हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही सबको बताना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज कि आप ज़रूर अपनी आई डोनेशन प्लेज ज़रूर करो, बिकॉज आपका एक सिंगल कॉर्निया जो आप डोनेट करते हो वो एटलीस्ट 3 लोगों को नज़र दे सकता है. अच्छा, 3 लोगों को बचाते हैं। बिकॉज कॉर्निया जो है उसको मल्टीपल लेयर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है इन डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स. तो अगर आप अपनी दोनों आइज़ को डोनेट करते हो, आप सोचो कि आप आफ्टर लाइफ कम से कम 6 से 7 लोगों को नज़र दे सकते हो. तो आप उस पर्पज़ से आई थिंक वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. लोगों में वो अवेयरनेस आज की डेट में है नहीं, एंड इट इज़ अ हाई टाइम. इंडिया में भी बहुत क्रंच है. क्या वेटिंग लिस्ट चल रही है? देखो, वेटिंग लिस्ट वो ऐसे नहीं होता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम आई बैंक टू आई बैंक, एंड वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ आज की डेट में, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉर्निया सर्जन. वो कॉर्निया सर्जन आपको बेटर बता पाएंगे. बट आई नो हॉस्पिटल्स जहाँ पे पेशेंट 3 months to 5 months भी वेट करते हैं आफ्टर एडमिशन कि कॉर्नियल टिश्यू आएगा एंड देन दे वुड गेट एडमिटेड एंड देन उनकी सर्जरी होगी. तो आप लेके चलो 1 से 2 साल की वेटिंग तो मिनिमम है. Is there any technique, or do you think there will be a technique one day when people who are actually blind can get back their vision? सी इसमें काफ़ी कुछ अभी रिसर्च चल रही है. यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में देयर इज़ दिस आर्टिफिशियली मेड स्ट्रक्चर्स जो आँख की न्यूरल एक्टिविटीज़ को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं ताकि यू कैन परसीव इमेजेस. एटलीस्ट आपको अगर बहुत क्रिस्प विजन नहीं है, बट अ ब्लाइंड पर्सन माइट बिकम मोबाइल, मतलब वो खुद से चलने फिरने लायक हो जाए. जैसे बायोनिक आई करके एक बेसिकली दैट इज़ समथिंग इन द पाइपलाइन एंड इट माइट कम इन फ्यू ईयर्स. तो उसमें यही है कि वो कॉर्निया पे आपके वो रेटिना पे सॉरी उसको इम्प्लांट कर देते हैं, एंड फिर वो जो भी एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं लाइट के उसको पिक करके वो आपके ब्रेन को ट्रांसमिट कर सकता है. एंड उससे दीज पेशेंट्स दे हैव अ होप जो टोटली ब्लाइंड हैं कि वन डे दे माइट स्टार्ट टू सी द वर्ल्ड अगेन. क्या एक बात बताइए, जो फ़ोन के अंदर डार्क मोड होता है, ऑल राइट, आईफोन में भी है, एंड्रॉयड में भी है, तो क्या वो जेन्युइनली हेल्पफुल होता है? वो बहुत हेल्पफुल है. ये अमेरिकन एकेडमी की ही गाइडलाइंस बोलती हैं. अच्छा. उन्होंने बोल रखा है कि आपको ब्लू कट ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली स्क्रीन से जो ब्लू लाइट आ रही है उसको आप कम करने के लिए, ताकि उसका इल इफेक्ट्स आपकी आइज़ पे कम हो, यू स्विच टू नाइट मोड. जब आप नाइट मोड पे स्विच करते हो तो बेसिकली जो स्क्रीन की वेवलेंथ है वो टूवर्ड्स रेड एंड पिंक कलर शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम ब्लू. जो हम विबग्योर पढ़ते हैं तो ब्लू इस स्पेक्ट्रम पे है, रेड स्पेक्ट्रम पे है, तो वो आपका जो वेवलेंथ है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट विच इज़ गोइंग इनटू योर आइज इट विल डिक्रीज. तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप नाइट में स्पेशली अगर आप काम कर रहे हो तो आप ब्लू मोड पे शिफ्ट कर लो, सॉरी नाइट मोड पे शिफ्ट कर लो. मैंने तो अपना फ़ोन परमानेंटली नाइट मोड पे रखा हुआ है. अच्छा. तो दैट बेसिकली डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट विच इज़ एंटरिंग योर आइज, एंड उससे आई स्ट्रेन वगैरह काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है. And does the screen save, I mean, not the screen savers, the screen guards. So investing in a good screen guard, does it protect your eyes? No, it does not make much sense. I don't think it is similar to blue blocking glasses only. उनका भी वही काम है. स्क्रीन से जो स्क्रीन गार्ड्स भी हैं वो भी यही मार्केट में क्लेम कर रहे हैं कि वो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, एंड जो ब्लू कट ग्लासेस वो भी यही क्लेम कर रहे हैं. तो वो अमेरिकन एकेडमी वाले भी कह रहे हैं कि आप स्क्रीन के अंदर ही उस सेटिंग को चेंज कर लो ना, ब्लू लाइट को ही कम कर लो. वाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स? डज नॉट मेक मच डिफरेंस. मतलब बहुत रेयर स्टडीज़ हैं, कुछ साइंटिफिक डाटा है, बट बहुत कंक्लूसिव डाटा नहीं है कि हम बोल सकें कि जो ब्लू कट ग्लासेस हैं या ये स्क्रीन गार्ड्स हैं वो बहुत क्लिनिकली इफेक्टिव हैं. ठीक है बॉस, अब हम मूव करते हैं रैपिड फायर पे. ऑल राइट, तो ये आया आपकी तरफ हमारा पहला क्वेश्चन. क्या फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग आंखों के लिए हेल्पफुल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको नॉर्मल रेट पे ही ब्लिंक करना है, एंड दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. दैट इज़ एन इनवॉलंटरी मूवमेंट. क्या आंखों का जो कलर कभी कभी रैंडम चेंज हो जाता है, सो शुड द पर्सन बी कंसर्न्ड? यू मीन कि जो वाइट है वो रेड हो जाती है? हाँ. हाँ, दैट इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ कंसर्न. अगर वो बार बार हो रही हैं, दैट कुड बी बिकॉज आपको एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से, आपको आई में इन्फेक्शन हो सकती है, आपका आई का प्रेशर बढ़ सकता है. तो उन चीज़ों की वजह से अगर हो रहा है ऐसा कुछ तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है. क्या आंखों के लिए ओवर द काउंटर आई ड्रॉप सेफ है? नो, दे आर नॉट. बेस्ट आई ड्रॉप्स कौन सी होती है? बेस्ट कुछ नहीं होता है. डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ हम आपको आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं. ये कोई बुखार नहीं है कि पैरासीटामोल की गोली खाई और ठीक हो गए. बेसिकली यू विल ऑलवेज वांट एन आई डॉक्टर टू सी यू
उसके बाद ही आप वो ड्रॉप डालिए. नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिसिन हर जगह मिल रही है कोई भी डाल ले. लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ऑब्वियसली ओवर द काउंटर मिलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा बेस्ट सूटेड है, वो एक आई डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है, आपको एग्जामिन करके. वो आपको ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए. ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कब कब डालनी चाहिए? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, जिनका स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा है, ब्लिंक रेट उनका कम हो जाता है, या फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में जिनकी हम सर्जरीज करते हैं, उनको कुछ ट्रांजिएंट ड्राई आइज बन सकती हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हम देते हैं. विद एज कई बार आपके जो म्यूओबियन ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, उनमें डिसफंक्शन हो जाता है, उन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं ताकि उनको वो सूदिंग इफेक्ट रहे आइज़ के अंदर. अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है. आपकी आइज़ के अंदर वैसे ही एक टीयर फिल्म है जो आपके कॉर्निया को लुब्रिकेट कर रही हैं, तो यू नीड नॉट पुट एक्स्ट्रा आई ड्रॉप या कुछ एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की आपको ऐसी ज़रूरत अलग से नहीं है. क्या स्ट्रेस आंखों की रोशनी को इफेक्ट कर पाता है? कर सकता है. देर इज़ अ डिजीज़ इन द आई, इन द रेटिना, विच इज़ नोन एज सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी, CSR बोलते हैं इसको, एंड दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू स्ट्रेस. वो हम उन पेशेंट्स में बहुत देखते हैं जिनको टाइप ए पर्सनैलिटी है, जो पेशेंट एंक्शियस रहते हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, जिनको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे हैं, उन पेशेंट्स में पर्दे में कई बार सूजन आ जाती है. दैट इज़ वन आई प्रॉब्लम विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू स्ट्रेस. क्या आंखों को डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दैट कैन डेफिनेटली कॉज फोटिक रेटिनोपैथी, या फिर जिसको हम बोलते हैं सोलर इंड्यूस्ड रेटिनोपैथी. सोलर रेज दे आर वेरी हार्मफुल, दे कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर सेंटर ऑफ द रेटिना, एंड आपकी परमानेंट विजन लॉस हो सकती है उसकी वजह से. क्या प्रेगनेंसी के अंदर आंखों का नंबर चेंज होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से आपका कॉर्निया जो है वो भी इट बिकम्स थिकर इन साइज, उसकी वजह से आपको रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो सकता है. अभी आई सॉ एक्चुअली जैस्मिन बसीन द सेलिब्रिटी वेंट थ्रू सम काइंड ऑफ आई प्रॉब्लम. आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा. हाँ, आई इवन क्या मेड हुआ अ है, वीडियो ऑन क्या दैट. हुआ उस पे? आई थिंक बिकॉज शी वाज यूजिंग दिस कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, एंड डेफिनेटली उसने वो कॉन्टैक्ट लेंसेज शी मस्ट हैव टेकन देम ओवर द काउंटर, एंड मे बी देयर इज सम मिस हैंडलिंग जब उन्होंने वो यूज़ किए होंगे, एंड उसकी वजह से कॉर्निया में अब्रेजन्स हो गए थे उनके. एंड बट राइट नाउ व्हाट आई एम अवेयर इज कि शी इज़ फाइन नाउ. इट टुक हर 3 to 4 days. वही लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स वगैरह उन्होंने डाले, एंड उससे शी इज़ फाइन नाउ. विद दिस एक्चुअली डॉक्टर साहब वी कम टू एन एंड ऑफ अ पॉडकास्ट. बहुत मज़ा आया मुझे. थैंक यू आई थिंक आपने मेरी आंखें खोल दी. नहीं, आई थिंक दीज पॉडकास्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद बिग इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू, जिनका बहुत ज़्यादा रीच है, एवरीबडी शुड गेट टू नो कि आई प्रॉब्लम्स क्या है. इवन बिकॉज यू माइट बी लिंक टू एस्पायरिंग डॉक्टर्स, दे शुड नो कि व्हाट ऑप्थेल्मोलॉजी हैज़ इन स्टोर. लोगों को बहुत डर रहता है. आई कीप गेटिंग दीज DMs जो यंग डॉक्टर्स हैं कि सर ऑप्थेल्मोलॉजी की सैचुरेटेड ब्रांच तो नहीं है. एवरीबडी कीप सेइंग ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत सैचुरेटेड है, स्कोप कम है क्या नहीं है. आई वुड जस्ट से एवरी ब्रांच इज़ इम्पॉर्टेंट. देर इज़ नो ब्रांच विच विल एवर बिकम सैचुरेटेड. आँख की कोई प्रॉब्लम आँख का डॉक्टर ही देख सकता है, कान की प्रॉब्लम कान का डॉक्टर ही देख सकता है, हार्ट की आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. ह्यूमन बॉडी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी विद एज. सो एवरी ब्रांच इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई भी ब्रांच सैचुरेटेड नहीं होती है. द ओनली थिंग इज़ कि यू शुड बी गुड एट योर वर्क. आपने जो भी अपनी ट्रेनिंग लेनी है पोस्ट ग्रेजुएशन में या आगे चल के भी, यू हैव टू बी ट्रू टू योर पेशेंट्स, और काम बहुत अच्छे से सीखना है, काम बहुत अच्छे से करना है. एंड आई थिंक नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सैचुरेटेड. इफ़ यू नो योर वर्क, you know your responsibilities, I think sky is the limit. Thank you, the Retina Doc. I think you have been brilliant today. And thank you everyone for actually watching the video. I believe आप सबकी request आई थी कि we should get an ophthalmologist on the show, and we have finally got a brilliant guy to be a part of our show. मुझे आज बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत कुछ सीखा आज आँखों के बारे में. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन जब पता चलता है तो लगता है कि यार क्या मतलब इतना कॉमन है और मुझे कैसे नहीं पता. सो आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव टुडेज शो. और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. हु शुड बी आवर नेक्स्ट गेस्ट वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में. आई विल डू माई बेस्ट टू गेट दैट पर्सन ऑन आवर शो, और इस शो को और मज़ेदार बनाएंगे. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए. और देखते रहिए, वेट करिए हमारे नए एपिसोड का एट दी नचिकेत भाटिया शो. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.